नमस्कार, मेरा नाम माला राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार सार, जिसमें हम दिखाते हैं आपको राष्ट्रीय खबरें जिनसे हो आपका सीधा सरोकार। सबसे पहले आज 3 जुलाई 2023 के मुख्य समाचार। राइट टू प्राइवेसी कानून में किसी भी तरह की छेड़छाड़ से दिल्ली उच्च न्यायालय का इनकार, ठुकराई जनहित याचिका। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें। सरकार को गुरु नानक और श्रीनिधि विश्वविद्यालय में अवैध रूप से प्रवेशित छात्रों को स्थानांतरित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बेंगलुरु पुलिस ने उधारकर्ता के फोन को हैंग करने के लिए 15 लोन ऐप्स पर मामला दर्ज किया है। कांग्रेस ने स्कूल शिक्षक भर्ती में अधिवास नीति को वापस लेने के लिए बिहार सरकार के फैसले का समर्थन किया है। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पुलिस को शिकायतकर्ताओं से आरोपी को साबित करने के लिए जांच के दौरान नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग जैसे वैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरने की इच्छा के बारे में पूछने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्य प्रसाद की पीठ ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 15 मई को याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने पहले कहा था कि हम कानून निर्माता नहीं हैं और याचिकाकर्ता को अपना मामला योग्यता के आधार पर स्थापित करना होगा। उपाध्याय ने पुलिस से शिकायतकर्ता से यह पूछने का निर्देश मांगा था कि क्या वह अपने आरोप को साबित करने के लिए जांच के दौरान नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग जैसे वैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरने को तैयार है और प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR में अपना बयान दर्ज करे। याचिकाकर्ता ने कहा था कि किसी आरोपी के संबंध में भी इसी तरह से निर्देश दिए जाने चाहिए और आरोप पत्र के उसका बयान दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक निवारक के रूप में काम करेगा और फर्जी मामलों में कमी आएगी। याचिकाकर्ता ने विधि आयोग को विकसित देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच करने और फर्जी मामलों को नियंत्रित करने और पुलिस जांच के लिए समय और कीमती न्यायिक समय को कम करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका ने कहा गया था कि इससे जांच और मुकदमे पर खर्च होने वाले सार्वजनिक धन की भी बचत होगी और हजारों निर्दोष नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, सम्मान और अन्य का अधिकार सुरक्षित होगा, जो फर्जी मामलों के कारण जबरदस्त शारीरिक, मानसिक आघात और वितरित तनाव इत्यादि। अब इस मामले पर हमारी टिप्पणी यही है कि निजता का अधिकार हर मनुष्य का मौलिक अधिकार है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और पहला पहलू यह है कि पुलिस जो कोर्ट से मांग कर रही है, अभी आपने अपने जैसा कि मुझे सुना है और उसका बहुत सारे तर्क थे कि इससे जांच और मुकदमे पर खर्च होने वाले सार्वजनिक धन की भी बचत होगी और हजारों निर्दोष नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, सम्मान और न्याय का अधिकार सुरक्षित होगा, जो फर्जी मामलों के कारण जबरदस्त शारीरिक, मानसिक आघात और वितरित तनाव इत्यादि। ये तो एक पक्ष है, इसका दूसरा पक्ष इससे भयानक हो सकता है। आपके अधिकार छीन जाएंगे, इसका दुरुपयोग होने की संभावना अधिक है। वैसे भी आजकल राहुल बाबा
चिल्लाते रहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है। फिर इसको अगर कोर्ट हर झंडी दिखा देती तब तो कांग्रेस पता नहीं क्या हाय तौबा मचाती। और सुनिए, इससे आपके निजी संबंध का भेद, आप कब किससे बात करते हैं, सब कुछ की जानकारी आसानी से पुलिस की बात में जाती और वो इससे उसे जुड़ा होने की बात कहकर या फिर उन्हें ऐसा लगा कहकर आपकी निजी जानकारी निकाल लेगा। अब मानसिक स्तर अगर पुलिस वाले का खराब हुआ तो जैसे बिहार में हाल ही में एक लड़का का थूक, बेचारा मुंह से गुटखा थूक रहा था, गलती से पुलिस के ऊपर पड़ गया। फिर क्या था, पुलिस ने उसको रुकवा कर लड़के को थूक चटवाया, मारा अलग से। वो तो स्थानीय एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पागल अफसर को निलंबित कर दिया। मामला समस्तपुर बिहार का। वैसे इस तरह के मामले पिछले साल तमिलनाडु में देखे गए थे और भी पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। फिर ऐसे में इस तरह के कानून अगर पास हुए फिर तो पुलिस से घर से उठा लेगी। इसलिए कोर्ट का एकदम सही फैसला है। वैसे भी क्या आप बस एक्सीडेंट के बाद बस पर चढ़ना छोड़ देते हैं? नहीं ना। तो इस तरह के अफसर जिनका दिमागी तबाज ठीक नहीं होता वो बैन करते हैं। सदुपयोग करवाने की जिम्मेदारी मिली है पुलिस और प्रशासन को, और दुरुपयोग कैसे ना हो इसका भी उन्हें ख्याल रखना है। समाज में पुलिस की बड़ी भूमिका है, समाज में संतुलन को स्थापित करने की ड्यूटी है, मगर कामचोर अफसर नियम ही बदल देना चाहते हैं। बहरहाल इस पर फिर कभी हमारे संपादक दृष्टिकोण रखने के। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई को आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस स्तर पर जमानत के हकदार नहीं है। सिसोदिया के अलावा उच्च न्यायालय ने व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, बियान बाबू और विजय नायर की जमानत याचिका की खारिज कर दी, जो कथित घोटाले में ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शाह आरोपी हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री शाह उत्पाद शुल्क मंत्री सिसोदिया को घोटाले में उन्हीं कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को सीबीआई में गिरफ्तार किया था और अब तक से वह हिरासत में है। हाई कोर्ट 30 मई को ही उन्हें सीबीआई मामले में जमानत देने से इनकार कर चुका है। उन्हें ईडी द्वारा दर्ज मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया। बढ़ते आज की तीसरी राष्ट्रीय खबर, जिसका होगा आप छात्रों पर सीधा असर। गुरु नानक विश्वविद्यालय और श्रीनिधि विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों में अवैध रूप से प्रवेश पाने वाले छात्रों को अन्य निजी विश्वविद्यालयों और निजी कॉलेजों में समायोजित किया जाएगा, लेकिन सरकार के सामने चुनौतियां कई हैं। 3000 से अधिक छात्रों का भविष्य दुविधा में है, क्योंकि दोनों संस्थान कक्षाएं आयोजित करने के बावजूद परीक्षा आयोजित करने के में समर्थ है, क्योंकि सरकार ने उन्हीं छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी है। दोनों संस्थान बिना किसी आधिकारिक आदेश के प्रवेश के लिए आगे बढ़े। हालांकि विधानसभा ने उन्हें निजी विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देने वाला एक विधायक परिषद पारित किया। विधायक 13 सितंबर 2022 को विधानसभा में पारित किया गया था, लेकिन राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराज ने अनुमति की प्रक्रिया और सुविधाओं पर कुछ सवाल उठाते हुए अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रश्न स्पष्टीकरण के लिए भेजे गए थे और सरकार ने अपनी
अनुपालन रिपोर्ट की प्रस्तुत की थी। इस देरी से लगभग 3000 छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया और उनका शैक्षणिक वर्ष बर्बाद होने की संभावना है। एक वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत थे कि दोनों संस्थानों को सरकारी आदेश के बिना छात्रों को प्रवेश देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वे इस धारणा के तहत थे कि विधानसभा द्वारा विधायक पारित होने के बाद आदेश आएंगे। उन्होंने कहा, अभिभावक और छात्र प्रवेश को लेकर संस्थानों पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें प्रवेश देने के लिए गुमराह किया गया था। यह महसूस करते हुए कि स्थिति में सुधार होने की संभावना नहीं है, सरकार ने उन्हें प्रवेश देने के लिए तैयार संस्थानों के अलावा छात्रों और अभिभावकों की सहमति लेकर उन्हें अन्य संस्थानों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को बताया कि छात्रों को स्थानांतरित करना ही एकमात्र विकल्प है, अन्यथा वे अपना कीमती शैक्षणिक वर्ष खो देंगे। सरकार को अब गुरु नानक यूनिवर्सिटी के करीब 1000 इंजीनियरिंग छात्रों और श्रीनिधि यूनिवर्सिटी के 300 इंजीनियरिंग छात्रों को शिफ्ट करना है। तेलंगाना राज्य उच्च शिक्षा परिषद TSCHI के अध्यक्ष प्रो आर लिब्रादी ने कहा कि अधिकारी एक फार्मूला तैयार कर रहे हैं। छात्रों के लिए 3 विकल्प हैं, किसी अन्य निजी विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय या JNTU, हैदराबाद या उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी निजी कॉलेज में दाखिला लेना। सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में रिक्तियों पर भी नजर रख रही है, लेकिन चुनौतियां कई हैं क्योंकि इन छात्रों को दूसरा सेमेस्टर जल्द ही समाप्त होने के कारण कॉलेजों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनकी पहली चिंता यह होगी कि क्या उन्हें उनकी पसंद का पाठ्यक्रम मिलेगा और पहले सेमेस्टर की परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, जबकि अन्य लोग दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि वे बर्बाद हुए शैक्षणिक दिनों को कैसे पूरा करेंगे। उन्हें समायोजित करने के लिए इच्छुक संस्थानों को यह सुनिश्चित करने से पहले कि वे अपने नियमित छात्रों के बराबर हैं, उनके लिए विशेष कक्षाएं आयोजित करने में एक और चुनौती का सामना करना पड़ेगा। एक अधिकारी ने कहा कि कुछ 100 छात्र पहले ही उस संस्थानों से अपना प्रमाण पत्र ले चुके हैं और राज्य के बाहर निजी विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित हो गए हैं। हालांकि सरकार इस मुद्दे के समाधान को लेकर आश्वस्त है। प्रोफेसर लिबांड्री का कहना है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बचाया जाए और यह दिशा निर्देश तैयार किया जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी। बढ़ते हैं जन समारोह सरोकार की चौथी खबर की ओर। ऑनलाइन लोन एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। लोगों के निजी कॉन्टैक्ट को निकालकर ये ऐप्स जब ग्राहक पैसा नहीं लौटाता तो उन्हें संबंधियों को करता है। उनकी इज्जत खराब करने की धमकी भी देता है। आइए देखते हैं बंगलौर की पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की और किन कंपनियों पर हुए मुकदमे। 4 शिकायतकर्ता बेंगलुरु स्थित व्यवसायी ने ऐप्स के संचालकों से ऋण लिया था लेकिन पैसे चुका दिए थे। बेंगलुरु ईस्ट साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध और नार्कोटिक्स CEN पुलिस ने एक उधारकर्ता के मोबाइल फोन को हैक करने और सेल फोन से चुराई गई तस्वीरों को मॉर्फ करने के आरोप में 15 लोन ऐप्स पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने EZ मनी लोन ऐप, सैलरी प्लस, EZ लोन, कैश मी, पॉकेट मी, गेट रुपी, इन कैश मनी, रेनबो मनी, मैजिक लोन, होम कैश दिल्ली क्रेडिट, शनि लोन, गू मनी, कूल रुपी लीटर और नान रुपी लोन पर मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने इन ऐप से लोन लिया था जिसे चुका दिया गया। इसके बावजूद 22 जून को दर्ज की गई FIR के अनुसार ऐप्स के संचालकों ने मोबाइल फोन को हैक कर लिया।
आधार, पैन विवरण ले लिया। आपत्तिजनक स्थिति में उपयोगकर्ता की तस्वीरों से छेड़छाड़ की और तस्वीरों को उसके परिवार और दोस्तों को भेज दिया। शिकायत में 43 वर्षीय व्यवसायी ने कहा कि उसने 2 मई को 15 अलग अलग ऐप्स से 1,50,000 रुपए उधार लिए थे। उसने व्हाट्सएप नंबर पर इन एप्लीकेशन द्वारा भेजे गए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (OP) आईडी पर ब्याज सहित पैसे चुका दिए। उन्होंने 6 जून को ब्याज समेत करीब 2,60,000 रुपए चुका दिए। पैसे लौटाने के बाद उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में उनकी कुछ तस्वीरें मिली, जिनके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी और उन्हें उनके दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भेज दिया गया। कथित तौर पर ऐप्स के संचालकों ने उनके मोबाइल फोन को हैंग कर लिया था और पैन और आधार सहित हर विवरण तक पहुंच बना ली थी। कथित तौर पर हैंकरों ने पैसे ऐंठने के लिए उनकी तस्वीरें चुरा ली और उन बदनाम कर दिया। तस्वीरें 8 अलग अलग व्हाट्सएप नंबरों से व्यवसायी के कई संपर्क नंबरों पर भेजी गई। ये संपर्क नंबर की भी कथित तौर पर हैंकर्स द्वारा चुराई गई थी। व्यवसायी को हैंग के बारे में तब पता चला जब उसके एक रिश्तेदार ने उसे तस्वीरों के बारे में बताया। पुलिस ने कहा कि साइबर अपराधियों के व्यवसायी को कथित तौर पर बदनाम करने के लिए तस्वीरों के साथ उसे गाली देने की सबसे संदेश भेजे। पुलिस ने कहा कि ये ऐप्स वास्तविक नहीं हो सकते और ऋण ऐप से पैसा उधार लेना हमेशा असुरक्षित होता है और परेशानी को आमंत्रित करता है। पुलिस इन ऐप्स की जांच कर रही है। अधिकांश समय इस ऐप्स के संचालक उन स्थानों से होते हैं जहां बेंगलुरु पुलिस का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अब आपको करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले लोन किसी भी लोन ऐप्स ना ले, और अगर कोई मुश्किल की घड़ी हो तो आप लीजिए, मगर रखे कुछ बातों का ख्याल। सबसे पहले फोन में एक सिक्योर फोल्डर डाले या फिर एक वर्चुअल फोन बनाए जिसमें कि कुछ ही कॉन्टैक्ट्स डाले, फिर उसी में लोन वाला ऐप को डाल ले। इससे होगा क्या, आपकी निजी कॉन्टैक्ट सुरक्षित रहेंगे। फिर लोन के लिए अप्लाई करें। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि वर्चुअल फोन या PARLEL स्पेस कैसे बनता है, तो सैमसंग के मोबाइल या अन्य कई मोबाइल में ये सुविधा पहले से मौजूद है। अगर आपके फोन में ये सुविधा मौजूद नहीं तो प्ले स्टोर से कोई बढ़िया पैल ऐप डाउनलोड करें, उसमें लोन वाला ऐप डाले। अभी भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं या फिर हमसे संवाद करें। इंस्टाग्राम पर हम आपकी करेंगे मदद। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पटना 3 जुलाई। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की नई भर्ती के लिए आदिवास नीति को वापस लेने के लिए सरकार के फैसले का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने 27 जून को घोषणा की थी कि शिक्षकों की भर्ती के लिए आदिवास नीति नहीं अपनाई जाएगी। इसका विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ साथ महागठबंधन सरकार का बाहर से समर्थन कर रहे हैं। वाम दलों ने भी विरोध किया है। बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल ने नेता शकील अहमद खान ने बातचीत के दौरान कहा, राज्य सरकार ने उचित विचार विमर्श के बाद शिक्षकों की नई भर्ती के लिए प्रदेश का निवासी होने की अनिवार्यता को वापस लेने का निर्णय लिया होगा। यह एक जटिल मुद्दा है और इसे समग्रता में समझना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश की महागठबंधन सरकार का हिस्सा है और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उसके 2 मंत्री हैं। राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए खान ने कहा, डेमिसाइल की शर्त को वापस लेने के लिए सरकार ने फैसले के कुछ ही गलत नहीं है। यदि हम राज्य में कुछ शिक्षकों की नई भर्ती के लिए डेमिसाइल की शर्त को वापस नहीं लेते हैं तो हमारे पास अन्य राज्यों में नौकरी चाहने वाले बिहार के उम्मीदवारों पर हमलों की निंदा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होगा। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है।
हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार को नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से वार्ता करने और उनकी शंका दूर करने की सलाह देते हुए कहा, सरकार को नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के साथ बातचीत करनी चाहिए जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और नए नियम से संबंधित उनकी आशंकाओं को स्पष्ट करना चाहिए। अन्य राज्यों के निवासियों को शिक्षा की नौकरी के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ शनिवार को सैकड़ों युवा बिहार की राजधानी में सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि शिक्षक की नौकरी के लिए अधिवास नीति को रद्द करने के लिए राज्य सरकार के फैसले का बिहार में वाम दल ने विरोध किया है और उन्होंने 10 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में इस मुद्दे को उठाने की घोषणा की है। बिहार विधानसभा में भाकपा मामले और माकपा शहीद वाम दलों के 16 सदस्य हैं। पालीगंज सीट के भाकपा मामले में विधायक संदीप सौरभ आई भाषा ने कहा, यह निर्णय उन लोगों के हित में नहीं है जो राज्य में शिक्षक की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इसका पुरजोर विरोध करते हैं जब कई राज्य बिहार के छात्रों को वहां सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो बिहार सरकार ने यहां की अधिवास नीति क्यों वापस ले ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को यह फैसला वापस लेना होगा। इसी तरह का विचार व्यक्त करते हुए माकपा विधायक अजय कुमार कहा, सरकार का यह निर्णय राज्य के में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के साथ सरासर अन्याय है जो शिक्षक की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं होने देंगे। हम इस मुद्दे पर राज्य विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में उठाएंगे। इससे पहले सरकार के फैसले का बचाव करते हुए बिहार में शिक्षा मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर ने कहा था कि राज्य में योग्य उम्मीदवारों की कमी के कारण राज्य के स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के कई पद खाली हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानाध्यापकों के 6000 पद हैं जिन पर सिर्फ 369 उम्मीदवारों का चयन किया जा सका। इसलिए यदि अन्य राज्यों के युवाओं को बिहार के स्कूलों में आवेदन करने की अनुमति दी जाती है तो राज्य को योग्य उम्मीदवार मिलेंगे। शिक्षा मंत्री ने दावा किया था कि अगर देश भर में प्रतिभाशाली युवाओं को आवेदन करने की अनुमति दी जाए तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होगा। हालांकि वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य शिक्षक भर्ती नियमों में संशोधन पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। मोदी ने दावा किया था कि यह फैसला राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं का अपमान है क्योंकि उन्हें नौकरी से वंचित किया जा रहा है। घड़ी का इशारा हो गया है। वैसे तो कुछ राष्ट्रीय खबरें रह गई हैं जिसको पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.awarenews24.com का रुख कर सकते हैं। राष्ट्रीय खबरों के बुलेटिन का सिलसिला आज से ही खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे रात के 9 बजे अवेयर न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खबरों का सिलसिला यहाँ पर थमता नहीं। अब मुझे यानी माला राज को दे आज्ञा। शुभ रात्रि।